साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी से जुड़े कुछ ऐसे विषय आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी आसान तो हो ही सके, साथ ही साथ वो एक फायदे का सौदा भी हो। आइए आपको बता देते हैं कि हमारे आज के लाइव फोन कार्यक्रम का क्या विषय रहने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं फार्मिंग एक्ट अधिनियम 2020 के बारे में। और इस विषय से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो बेहिचक हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि है 1800113060, 1800113061। जब भी आप इन नंबर्स पे फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। बस आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, जब भी हमें फोन करें अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, जिससे कि जो विशेषज्ञ हैं उन तक आपका प्रश्न साफ आवाज में सुनाई दे पाए और वो आपके सवाल का समाधान भी कर पाए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एसके सिंह जी, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खेमचंद जी। और आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आइए कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। और हमारी जो सरकार है वो किसानों के उत्थान के लिए कई तरह की योजनाएं समय समय पर लेकर आती है, और हाल ही में कुछ अधिनियम भी आए हैं। इनके बारे में आइए चर्चा करते हैं। आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, और सबसे पहले रुख करते हैं डॉक्टर एसके सिंह जी का। डॉक्टर सिंह, आज हम जैसे बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में, तो क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? क्या इसे नए जमाने की खेती कहा जा सकता है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये इसे संविदा कृषि या नए वाले केंद्रीय कानून में हम लोग इसको फार्मिंग एग्रीमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या है कि किसान जो उत्पादक है और जो एग्रो प्रोसेसिंग जो कंपनीज हैं जो खरीदारी करती हैं, इसके साथ ही दूसरे लोग भी जो सर्विसेज देते हैं, सेवाएं किसानों को देते हैं। उदाहरण के लिए कोई ट्रैक्टर की सप्लाई करता है, कोई हो सकता है कि सीड की बीज की सप्लाई करता हो, कोई उर्वरक की सप्लाई करता हो, किसी अन्य प्रकार की जो सेवाएं देता है। इन लोग मिलते हैं, मिल करके एक लिखित रूप में, ध्यान किसान भाइयों को ध्यान देने की बात है कि बहुत बार बरगला दिया जाता है कि मौखिक एग्रीमेंट कर दिया जाता है, नहीं, लिखित एग्रीमेंट करना है। और उसकी जो प्रमुख बात है उसमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि उसी समय उसको कितने प्राइस में, और ये जो होता है ये बुआई के समय होता है, कितने कीमत पर उसको खरीदा जाना है, क्या उसके शर्तें हैं, सब कुछ शर्तें उसमें लिखी होना चाहिए। और वो खरीदार किस प्रकार से खरीदेगा, किस गुणवत्ता का उपज होगा और क्या क्या सुविधाएं देगा, सारा कुछ उसमें वर्णित होना चाहिए। और यह एग्रीमेंट निश्चित रूप से उसकी स्थानीय भाषा में लिखी जाएगी। अगर वो गुजरात का एग्रीमेंट हो रहा है तो गुजराती में लिखा जाएगा, उड़ीसा में हो रहा है तो उड़िया में लिखा जाएगा, ताकि कृषक इसको आसानी से समझ सके और इसका लाभ उठा सके। बिल्कुल, तो ये आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि जिस राज्य से, जिस प्रदेश से वो अपना मादा रखते हैं, वहीं की जो है वो भाषा में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिखा होगा। और इसी के बारे में डॉक्टर खेमचंद जी, मैं आपसे भी यही जानना चाहूँगी, आपके क्या विचार रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर? इसे किस तरह से नए ज़माने की खेती कहा जा सकता है? कैसे किसानों को इससे जुड़ना चाहिए या कैसे उनके लिए लाभकारी है? जैसे कि सिंह साहब ने बताया संविदा खेती के बारे में कि इसमें जो हमारी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जैसे हम बात करते हैं फार्मर्स डबलिंग फार्मर इनकम की बात करते हैं कि 2022 में किसानों का आमदनी दुगना हो जाना चाहिए। इसमें जो नया एक्ट पास हुआ है, दूसरे नंबर का जो एक्ट इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का था, जिसमें प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसान के यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेगी और उसमें खास करके हमारे जो छोटे किसान हैं
और मार्जिनल फार्मर, सीमांत किसान बोलते हैं, वो आपस में मिल के एक समूह बना के और एक कंट्रैक्ट जो प्रोसेसर होगा उससे एक संविदा खेती का एक लिखित रूप में जो प्रारूप उसमें साइन करेंगे, उससे प्रोसेसर्स को फ़ायदा ये होगा कि एक ही क्वालिटी का उसको इनपुट वहाँ से मिल सकता है। जैसे मान लो आलू की चिप्स बनानी है तो एक तरह का आलू वो एक से अच्छा सीड सप्लाई करके एक ही रूप का उनसे जो है माल जो किसानों से ले सकता है। जो एक कंट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होगा तो अलग अलग तरह का वो लोग उगाएंगे जो कि उसके काम का नहीं होगा, तो किसानों को एक ज़्यादा उससे फ़ायदा मिलेगा और अच्छी क्वालिटी के इनपुट भी उसको प्रोसेसर से मिल सकते हैं। बिल्कुल, और इसी विषय पर हम चर्चा को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे इस विषय को, क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, किस तरह से किसानों के लिए लाभकारी है, और जो भी अगर आपके मन में किसी तरह की भी कोई शंकाएं हैं उनको भी ज़रूर दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। कृषि के विकास और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 6 वर्षों में कई कदम उठाए हैं। कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 भी इन्हीं महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। कृषि में सुधार के लिए सरकार ने कृषि उपज की बिक्री की व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए हैं और सरकार का ये उद्देश्य है कि एक राष्ट्र एक बाजार जैसी स्थिति बने। कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 का मकसद कृषि बाजार को उदार बनाना है। अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यवसाय कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकते हैं। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधनों या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। अधिनियम के लागू होने से अब फसल की पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। वहीं किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा, यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। कृषि में हुए इन सुधारों से किसानों को काफी फायदा होगा। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट और इसके ज़रिए भी आपको कहीं ना कहीं ये जानकारी मिली होगी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है। लेकिन अगर आप विशेषज्ञ से जानना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि हैं 1800-113060 और 61। जब भी आप फ़ोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। बस आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के संबंध में कुछ भी जानना चाहते हैं और फ़ोन करेंगे तो अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखिएगा और तभी आप अपना प्रश्न पूछेंगे तो हमारे विशेषज्ञों तक आपका प्रश्न साफ आवाज़ में सुनाई दे पाएगा। डॉक्टर खेमचंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो लाभ हैं वो हमारे किसान ले सकते हैं, इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? कैसे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ या कंपनीज के साथ वो जुड़ के अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमारे ऐसे जो किसान की जीन्स है, जैसे मान लो फल और सब्जियां हैं, उसमें काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है अगर उसका टाइम से सेल नहीं होता है, क्योंकि जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आता है उसमें काफ़ी रेट डाउन हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से एक पहले से प्री एग्रीमेंट जो एक होता है किसानों के बीच में और कंपनी के बीच में, उससे एक प्राइस जो रेट होता है उसका पहले से फिक्स हो जाता है कि इस दाम पर ये दाम उसको मिलना ही मिलना है। और अगर बाद में मार्केट क्रैश भी कर जाता है, रेट डाउन भी आ जाते हैं, तो भी उस एग्रीमेंट के हिसाब से जो कंपनी होगी उसको किसान का माल खरीदना ही पड़ेगा। तो किसान जो एक रिस्क होती है, प्राइस की जो रिस्क है, उससे बच जाता है। और सरकार ये चाह रही है कि जो देश में कम से कम 20 से 25% नुकसान जो फल और सब्जियों का होता है, जो एक जो प्रोडक्शन होता है और फाइनली जो कंज्यूमर के पास में आता है, उसमें बीच में काफ़ी बड़ा नुकसान होता है, जी। नष्ट हो जाते हैं। उसको रोकने के लिए भी
हमारी जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, यहाँ के जो बड़े जो उद्योग है, उनको इसमें लाना, प्राइवेटाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ मंडियों के भरोसे नहीं रह सकते हैं। तो एक अल्टरनेट चैनल है जो अधिनियम दूसरा जो पास किया गया है 2020 में, उसमें डायरेक्ट जो है ये कंपनियां जो हैं, प्रोसेसर्स जो हैं, किसानों से एग्रीमेंट कर सकती हैं। और फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात भी कही गई है, जिसमें 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात, नाबार्ड के थ्रू ये बनाने की बात कही गई है। तो उसमें ये किसान समूह बना के जो है उसमें 300 किसान तक उसमें एक FPO बना सकते हैं जी। और एक कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में कंपनी से एक एग्रीमेंट होगा। और सबसे ज़्यादा फायदा इसमें मैं कहूँगा जो हमारे छोटे किसान, सीमांत किसान हैं, जो बहुत छोटा उत्पाद होने की वजह से बाजार में नहीं जा सकते हैं जी। या ट्रांसपोर्ट खर्चा वहन नहीं कर सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। उनको अच्छी तकनीक के इनपुट्स भी मिलेंगे, अच्छा बीज मिलेगा और तकनीकी जानकारी भी कंपनी को देनी पड़ेगी उसमें। जी। और जो भी उत्पादन होगा कंपनी उसको बाद में उस रेट पर खरीदेगी, तो प्राइस रिस्क भी खत्म होगा और नई तकनीक की वजह से उनका उत्पादन भी बढ़ेगा। कुल मिला के इससे किसानों की आय बढ़ेगी। और हमारा जो सरकार का उद्देश्य है 2022 में आमदनी दुगनी करने का, वो उद्देश्य भी पूरा होगा। और कस्टमर जो हमारे जो है उनको भी एक सही दाम में और ये जो उत्पाद मिलेंगे। और बीच में नुकसान जो देश को हो रहा है, जैसे मैंने 20 से 25% नुकसान फलों का, सब्जियों का हो जाता है, पेरिशेबल कम्युनिटी में ज़्यादा नुकसान होता है, इस नुकसान से भी देश बच जाएगा। जी। डॉक्टर सिंह, क्या इसे ये कहा जा सकता है कि जो हमारे किसान हैं और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो कंपनियां हैं, वो एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगी? ये जो अधिनियम लाया गया है, इसका आधार ही ट्रस्ट है। एक दूसरे में जब तक ट्रस्ट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्टर मतलब कॉन्ट्रैक्टर हम ना कहें, हम उनको वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स कह लें या वो खरीदार कह लें, जो किसानों से उपज अपने उपयोग के लिए खरीदते हैं, उसको प्रोसेस करना है, उसको एक्सपोर्ट करना है, या फिर उसको जो है अपने डिपार्टमेंटल स्टोर के माध्यम से खरीद करके वहाँ बेचना है, या कुछ और कार्य करना होता है, वही लोग इस एग्रीमेंट में जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि किसानों के साथ मिल करके उनकी समस्याओं को, उनकी सामाजिक स्थिति को देखते हुए उनके साथ ये एग्रीमेंट करते हैं। और वो एग्रीमेंट, ध्यान देने की बात है कि एग्रीमेंट में यही नहीं है, अगर किसान को लगता है नहीं हम केवल खरीदी के लिए एग्रीमेंट करेंगे, कि हम उसमें उनकी सेवाएं नहीं लेना चाहते हैं, तो किसान जो है, किसान भाई पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। उनको लगता है कि हम खरीदी के लिए, केवल बाइंग के लिए एग्रीमेंट करते हैं, वह कर सकते हैं। उनको लगता है नहीं, हम खेत की तैयारी से लेकर के उसमें जितने आदान हैं, जिसे इनपुट कहते हैं, उर्वरक कहते हैं, खाद कहते हैं, बीज कहते हैं, उनको सप्लाई करने के लिए। क्योंकि महत्वपूर्ण बात है कि जब हम इनकम डबल करने की बात करते हैं तो हमको 4 पिलर पर ध्यान देना पड़ेगा। वो पिलर ये है कि किसानों को उनके जो उत्पादन लागत है वो कम करना पड़ेगा। आप देखते होंगे किसान भाई जब पेस्टिसाइड खरीदने दुकान पे जाते हैं तो जितनी उसकी कीमत हो, उसकी डबल उसका मूल्य लिखा होता है। वो होलसेल में खरीदा जाए तो 20 रुपया का चीज 10 रुपया मिल जाता है। तो उसको अगर ये संविदा के खेती वाले जो एग्रीमेंट के स्पॉन्सर्स हैं, जिसे हम बोलते हैं, ये लोग थोक में सप्लाई करेंगे तो सस्ता में मिल जाएगा। इसको किसान भाई देखें कि गाजर उनको लगाना है, गाजर का सीड अगर लाएंगे तो 20-20 रुपये में 5-5 ग्राम 2-2 ग्राम की पैकेट मिलती है। लेकिन गाजर उगाने वालों का अगर एक समूह क्लस्टर बना दिया जाए और उनको जोड़ दिया जाए वैल्यू चेन ऑपरेटर से या इस तरीके से स्पॉन्सर से या कंपनी से कि नहीं ये है आपको होलसेल में खरीद के देंगे, तो वो सस्ते में मिल जाएगा, तो लागत कम हुई, उत्पादकता, चूंकि तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, स्मार्ट फार्मिंग होगी तो उत्पादकता बढ़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मार्केट एंड प्राइस का जो रिस्क है उनके साथ वो समाप्त हो गया। पहले से तय हो गया कि नहीं भाई यहाँ पर इन शर्तों पर ये चीज़ लिया जाना तय है। नहीं तो होता क्या था कि लोग आजकल 2 ही चीज़, एमएसपी एमएसपी एमएसपी, अभी एमएसपी को दिमाग से किसानों को निकालने की ज़रूरत है और इन हाई वैल्यू क्रॉप्स पर एग्रीमेंट करके अच्छा पैसा बनाने की ज़रूरत है, अपनी आय को अधिक से अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है। और इससे जैसा डॉक्टर साहब ने बताया नुकसान तो कम होता ही है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट लोग होते हैं कंपनियों के साथ, वो एग्रीमेंट में आते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है ये दोनों के बीच में जब तक ट्रस्ट नहीं होता है, जब तक आपस में समझ नहीं होती है, तब तक थोड़ा मुश्किल होता है। और समझ के बाद ये काम आसानी से चल जाता है। और मैंने देखा है कि बहुत सारे किसान वाइट ओनियन और इसका बार्ले का करके
एग्रीमेंट करके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो वहीं दूसरी ओर जो विदेशी सब्जियां हैं उनको भी जो है अब वो धीरे धीरे हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको पसंद करने लग गए हैं। तो अगर पारंपरिक फसलों की बजाय अगर आप विदेशी सब्जियां भी उगाना चाहते हैं, इनके बारे में भी हम आगे ज़रूर बात करेंगे कि किस तरह से आप जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो हमारी कंपनियां हैं उनके साथ मिलकर किस तरह से आप विदेशी सब्जियों का भी उत्पादन अपने देश में बढ़ा सकते हैं। इस विषय पर जरूर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां पे आज के कार्यक्रम का विषय है फार्मिंग एक्ट अधिनियम 2020। आज हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है इस विषय से संबंधित तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। 1800-11360661 हमारे नंबर्स हैं। डॉक्टर एस.के. सिंह और डॉक्टर खेमचंद जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसी के साथ हमारे पहले कॉलर जो है वो फ़ोन लाइन पर मौजूद है, रणवीर सिंह जी रोहतक हरियाणा से। आइए उनका सवाल जानते हैं। हेलो रणवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये पूछना था, ये जो कृषि कानून बना है जी, अपने टीवी की आवाज को अगर आप बंद कर देंगे तो हमें आपका प्रश्न साफ आवाज में सुनाई दे पाएगा। कृषि कानून में किसानों का समूह जरूरी है, जिस तरह छोटे मध्यम किसान है जी। मैं चाहूंगी आप अपना प्रश्न फिर से दोहराएं। जो कृषि कानून बना है उसमें छोटे मध्यम किसान है जी, जिस तरह 2 एकड़ 5 एकड़ वाला, वो कंपनी से समूह बना के कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या खुद भी एक छोटा किसान भी कर सकेगा। अब समूह तो वैसे नहीं बनते जी, पारिवारिक भी संबंध आपस में नहीं रहते। गांव में समूह कैसे मुश्किल है जी बनना है। तो एक परिवार इकट्ठा नहीं रहता, संयुक्त परिवार टूट जाते हैं जी। उस समूह के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट कितने समूह होना चाहिए? 10 किसानों का, 15, 20 का जी। अच्छा, आप ये जानना चाहते हैं कि जिनके परिवार इकट्ठे नहीं रहते, अगर वो दूसरे किसानों के साथ समूह बना के ये करना चाहते हैं तो क्या वो कर सकते हैं या नहीं? समूह बनना जी मुश्किल लगा है ना जी। अच्छा, जिसका समूह बनना भी मुश्किल है, अगर कोई अकेले करना चाहता है तो? हाँ जी बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, अकेला जिस तरह करना चाहे 1-2 किसान बिल्कुल जी। हम आपका प्रश्न समझ चुके हैं रणवीर जी। डॉक्टर सिंह आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो इसमें खरीदार होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि वो आपके साथ एग्रीमेंट में आएंगे, तो उनको खरीदारी के लिए भी एक पर्याप्त मात्रा में उपज की ज़रूरत होती है। अगर उन्होंने प्रोसेसिंग प्लांट लगा दिया है तो प्रोसेसिंग चटनी बनाने का या कोई भी बड़ा प्लांट लगाया है तो उनको उतनी उपज चाहिए। अगर आपके पास ही पर्याप्त खेत है और उनको लगता है कि उनको अपनी पर्याप्त मात्रा में उससे उपज आपकी मिल जाएगा, तो 1 किसान हो या 2 किसान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग आपके साथ समझौता करेंगे, मसौदा तैयार होगा, समझौता करेंगे और करके आपको इसके योजना का लाभ ले सकते हैं।
बिल्कुल। तो रणवीर जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपका जो प्रश्न था, आपकी जो समस्या थी, उसका समाधान डॉक्टर सिंह ने यहाँ पर कर दिया है। डॉक्टर खेमचंद जी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी, और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि जो विदेशी सब्जियाँ हैं उनका उत्पादन भी अब धीरे धीरे हमारे देश में जो है वो बढ़ने लगा है। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर किसानों को कुछ नया भी सीखने को मिलता है कि जैसे अगर वो विदेशी सब्जियों का या विदेशी फलों का उत्पादन करना चाहें तो क्या इस तरीके की चीज़ें भी उनके लिए कामयाब हैं? आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी तक किसान परंपरागत खेती करते हैं या फल और सब्जियां हमारे यहाँ देश में जो होती हैं उन्हीं की खेती करते आए हैं, लेकिन जो विदेशी सब्जियां हैं उसके लिए आपको एक मार्केट भी चाहिए। तो कंट्रैक्ट फार्मिंग में सबसे बड़ी बात है कि जो आप उत्पादन करना बहुत आसान है, लेकिन उसको बेचना बड़ा मुश्किल होता है। कंट्रैक्ट फार्मिंग में सुपर मार्केट चेन होगी, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं जहाँ पर डिमांड रहती है जो विदेशी सब्जियाँ हैं। लोग जागरूक भी होते हैं, उनको कुछ लोग बाहर विदेश से भी आते हैं, वहाँ उनको फूड हैबिट्स में बदलाव आता है। तो कंट्रैक्ट फार्मिंग होने के बाद में एक निश्चित तौर से उसको जो विदेशी सब्जियों का बीज है, उसका उत्पादन की तकनीक जो है, उसके बाद में उसको बेचना जी, वो एक सही रेट पर मिलना उसका। नहीं तो क्या होगा कि आपने पता लगा कि विदेशी सब्जी उगा ली लेकिन आपको उसका रेट अच्छा नहीं मिला, तो आपको नुकसान, मार्केट नहीं मिल रही है, मार्केट नहीं मिला तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए वहाँ पर कंट्रैक्ट फार्मिंग बहुत ज़रूरी है। और काफ़ी विदेशी सब्जियां अभी आप जाएंगे बड़े बड़े स्टोर्स पर आपको मिल भी जाती हैं, ऑफ सीजन सब्जियां भी मिलती हैं, तो उसमें कंट्रैक्ट फार्मिंग का काफ़ी बड़ा रोल है। और किसानों का निश्चित रूप से अगर वो खेती करेंगे विदेशी सब्जियों की तो उनकी आमदनी भी इससे बढ़ेगी। बिल्कुल। इसी के साथ हमारे साथ अगले कॉलर जो है वो मौजूद हैं, आइए उनका सवाल जानते हैं। हेलो जी। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपका नाम जानना चाहूंगी? मेरा नाम रोहित है। जी रोहित जी, आप उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? रोहित जी, अपना प्रश्न पूछिए। जालौन से हैं हम, जालौन। बिल्कुल जी, मेरा सर फार्मिंग अधिनियम के बारे में आप जो बता रहे हैं उसके बारे में जानकारी चाहिए थी, मतलब क्या चीजें। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं कि ये क्या है? हाँ हाँ बिल्कुल। डॉक्टर सिंह। बिल्कुल, आप जानते हैं कि छोटे छोटे किसान जो होते हैं जिनकी कम जोतें होती हैं, 2 हेक्टेयर से कम जोत होती हैं, वो जो किसानी के उत्पादन करने की तकनीक है उसको नहीं लगा पाते। एक साधारण भाषा में अगर समझा जाए कि अगर आपको कल्टीवेटर या ट्रैक्टर प्रयोग करना है तो अगर कई किसान मिल जाएंगे तो उसका आप आसानी से प्रयोग करके अपनी जो उत्पादन की लागत वो घटा लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप छोटी छोटी उपज के लिए कोई खरीदार नहीं मिलता है, तो वहाँ पर खरीदारी के लिए भी लोग उपलब्ध हैं। तो आपने कहा यह है क्या? ये कुछ नहीं है, यह एक कानूनी व्यवस्था की गई है। नहीं तो होता क्या कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर, या कह लीजिए कि जो एग्रीमेंट कंपनी, कॉन्ट्रैक्टर वर्ड हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, जो कंपनी आई है, जो वैल्यू चेन वाले आए हैं, वो आकर के आपसे खरीदी करते और भाग जाते, फिर आपके पास क्या होता? पेमेंट आपका नहीं करते। तो यह कानून बनाया गया है कि यदि पेमेंट नहीं करेंगे तो आप जो है वहाँ के नज़दीक के एसडीएम के यहाँ जा कर के उनके खिलाफ एक वाद दायर कर देंगे। वो आपका पेमेंट ही नहीं दिला देंगे, जितने का भुगतान होगा उसका 1.5 गुना। अगर वो 500 रुपया लेकर भागे हैं तो 750 रुपया उनकी व्यवस्था कर दी जाएगी। और आपने समझौता किया कुछ और वो लागू करते कुछ। इसलिए ये कानून लाया गया है, कानून का ढांचा दिया गया है किसानों के हित में कि उनको एक लिखित तरीके से समझौता हो जाए, कैसे कैसे खेती की जानी है, कौन कौन से तकनीक का प्रयोग किया जाना है, कैसे कैसे वो माल को खरीदेंगे। आपकी कीमत भी फिक्स करने का उसमें तरीका बताया गया है कि कैसे कैसे आपको जब बुआई के समय कीमत फिक्स की जाएगी तो वो भी लिखित में होगी कि इस तरीके से ये कीमत फिक्स की गई है। आपके चॉइस पर है, आप चाहें तो कह दें नहीं। अगर मान लीजिए ऐसा भी कभी कभी होता है कि कीमत जो है खरीदी के समय बढ़ जाती है, जब आप तय करते हैं बुआई के समय एग्रीमेंट में तो कम रहती है। उस समय कहें भैया ऐसा है कि इसमें मिनिमम कीमत तो हमें मिलनी ही चाहिए, 10 रुपया अगर मिलना है 10 मिलना चाहिए। अगर कीमत बढ़ जाती है तो आपको बोनस देना पड़ेगा या प्रीमियम प्राइस देना पड़ेगा। उसका बढ़ने का क्या आधार क्या होगा, कैसे जानेंगे बढ़ा है? 3 तरीका है। आप चाहे नज़दीक की मंडी में अगर प्राइस कीमत बढ़ी है तो उसको देख लें, या कोई आजकल ऑनलाइन चल गया है, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर बढ़ी है तो उसको देख लें, या सामान्य बाजार में अगर
मूल्य बढ़ा है तो उसको भी संदर्भित करके आपको जो है मूल्य उसमें फिक्स किया जा सकता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा जरूर कि ये वैल्यू चेन वाले या ये कंपनियां मिलेंगी कहाँ, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रश्न है कि सब कुछ आसमान में बात हो रही है। तो इनके लिए खुद यहाँ पर एक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है और उनको एक कहाँ कहाँ किस किस उपज की वैल्यू चेन है। वैल्यू चेन का मतलब ये देखना पड़ेगा कि टमाटर कितनी एरिया में उग सकता है, कौन सी ज़मीन, कौन सी एरिया ऐसा जहाँ टमाटर हो सकता है, कौन सी ऐसी एरिया जहाँ सफ़ेद क्या नाम है प्याज हो सकती है, कहाँ पर बासमती राइस चावल हो सकता है। तो ये जब उनको जानकारी होगी तो स्वतः उनके आदमी जा करके आपसे संपर्क साधेंगे और ऐसे किसानों को जोड़ने का प्रयत्न करेंगे जो कि उनके साथ समझौते में शामिल हो सकें। तो आपको ये सुविधा मिल गई है और उसके एग्रीमेंट का प्रारूप भी हमारे वेबसाइट पर रख दिया गया है। तो अगर आप जब समझौता करते हैं तो किस उपज किस उत्पाद के लिए करते हैं वो भी देख कर करें। और मेरा एक सलाह किसान भाइयों को है, जब भी इस एग्रीमेंट में जाएं तो आप पहली लाइन से लेकर के अंतिम लाइन तक उससे कहें कि पढ़ के सुनाओ आपने इसमें क्या लिखा है, उसके बाद ही उससे हस्ताक्षर करें, तब आपको पूरा लाभ मिलेगा। बिल्कुल। वहीं रोहित जी, मैं भी आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप लगातार अभी हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, क्योंकि अभी हम आगे भी कुछ और विषय हैं जिनके ऊपर चर्चा करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि ये तमाम जो बातें हैं वो अगर आप करना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो वो आगे आपके जरूर भविष्य में काम आएंगी। हमारे साथ योगेश जी जो है वो सतना मध्य प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल जानते हैं। हेलो योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? जी मैम, मेरे दो सवाल हैं। मेरा पहला सवाल है कि जैसे किसान ने कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनी से, अब मान ले किसी कारणवश वो उस कंपनी को नहीं बेचना चाहता, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट के बाद किसान बेचने के लिए बाध्य है? और दूसरा सवाल है कि जो एक देश और एक मंडी का प्रावधान किया गया है जी। जी तो उसमें जब किसान अपने नजदीकी मंडी तक नहीं ले जा पाता अपना उत्पाद, तो दूसरे राज्य तक जो उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आता है वो उसको कैसे वहन कर पाएगा? तो क्या इसके लिए कोई शासन की तरफ से भी दूसरी योजना है? बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, मैं चाहूंगी आप इनका दोनों ही प्रश्नों का उत्तर दें। हाँ, आपने दो प्रश्न किया जी, और दोनों ही बड़े अच्छे प्रश्न हैं। प्रथम प्रश्न क्या था इनका? जी, पहला प्रश्न का ये था कि अगर किसी कंपनी के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और ये बाद में उस कंपनी को जो अपना उत्पाद है वो नहीं बेचना चाहते, तो क्या ये उसके साथ बाध्य है? हाँ, आप बिल्कुल बाध्य नहीं है। ये किसानों को उसमें सुविधा दी गई है कि किसान चाहे तो इसमें जो व्यवस्था है और माल अपना ना बेचना चाहे तो उसको ना बेचे, लेकिन ये सुविधा जो है खरीदार को नहीं दी गई है। खरीदार अगर एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट बन गया, तो उसको निश्चित तौर पर एग्रीमेंट की शर्तों के अनुसार उसको खरीदारी करनी ही पड़ेगी जी। क्लियर हो गया। दूसरा इनका मुद्दा था राष्ट्रीय बाजार का, तो हमारे किसान भाई शायद इसको समझने में थोड़ा फेर कर रहे हैं। राष्ट्रीय बाजार का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी उपज एक बैलगाड़ी में भरिए या एक ट्रॉली में भरिए या एक ट्रक में भरिए और देश के एक कोने से उठाइए दूसरे कोने में ले जाइए, ये मतलब नहीं है। राष्ट्रीय बाजार का ये मतलब है कि आपकी उपज कहीं भी है और कहीं का देश के किसी भी कोने का खरीदार उसको खरीद सकता है। मंडी व्यवस्था की मैं बात बताऊं तो पहले मान लीजिए एक उदाहरण देकर अपनी बात को आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि अगर कोई बासमती राइस करनाल से खरीदना चाहता है और खरीदार है बंगलोर में, वो बासमती राइस सीधे किसान से नहीं खरीद सकता था। पहले उसको खरीदने के लिए वहां आना पड़ता, या उस नहीं आता तो दूरभाष के माध्यम से वहां के कमीशन एजेंट से संपर्क साधता, कमीशन चार्जेस देकर वो खरीदारी करता। लेकिन यह राष्ट्रीय बाजार विकसित होने के बाद अब वहां बैठा हुआ जो खरीदार है वो सीधे ऑनलाइन या ऑफलाइन, मतलब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिजिकली, अब किसी के बीच में संपर्क करने की जरूरत नहीं है। किसान से खरीदी करके वो अपना सामान ले जा सकता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि किसान 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ट्रक लेकर के या ट्रॉली लेकर के जाएगा तो उसको और महंगा पड़ेगा। और इसका एक कारण था, मैं एक सेकंड में अपनी बात को रखूंगा, कि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ाना था। कि अब आप अगर मंडी सिस्टम, आपकी बातों से लगता है कि आप मंडी सिस्टम को अच्छे से समझते हैं। मंडी सिस्टम में जब आप अपनी उपज ले जाते थे, हीप वहां लगाते थे,
तो खरीदार 4-5 वहाँ इकट्ठा होते थे। वो पहले से तय होता था कि आप इतने प्राइस से ज़्यादा मत लगाना, वो इस हीप का इतने प्राइस से ज़्यादा मत लगाना। लेकिन जब उसमें से एक खरीदार उस मंडी में ही नहीं है, वो दूसरे मंडी में है, तो दूसरे प्रदेश में है, तो उनमें आपस में तय ही नहीं हो सकता है कि इस प्राइस को इतने से ज़्यादा नहीं लगाना। तो इस तरीके से इस व्यवस्था में, जिसे राष्ट्रीय बाजार आप समझ रहे हैं, आपको प्रतिस्पर्धी और अच्छा मूल्य मिलेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ अमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से। मैं चाहूंगी हम उनका सवाल भी शामिल करें कार्यक्रम में। हेलो। हाँ जी अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैम, ये जो हम कॉन्ट्रैक्ट पे खेती होती है उसके बारे में हमें मतलब हम करना चाह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी कहाँ से मिलेगी हमें? बिल्कुल डॉक्टर खेमचंद जी, मैं चाहूंगी आप इसका उत्तर दें कि कंपनी के साथ ये कैसे जुड़ सकते हैं। आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब आप किस चीज़ की खेती करना चाहते हैं उस पर निर्भर करता है। जैसे अलग अलग एरिया में लोग कोई विशेष फसल उत्पाद के लिए वो मशहूर हो जाते हैं। अब आपके एरिया में आप किसी फल की खेती करना चाहते हैं, सब्जी की खेती करना चाहते हैं, और उसमें भी जो कंपनियां हैं वो उस एरिया के एग्रो क्लाइमेटिक रीजन के हिसाब से जो चीज़ हो सकती है वो अपने आप ही आपको उस एरिया में अप्रोच करती हैं कि हम इस एरिया में एक प्रोसेसिंग प्लांट लगा रहे हैं या ये खेती करना चाह रहे हैं। और उसमें जो हमारे विकास के विभाग जो हैं वो भी उसमें प्रचार प्रसार करते हैं। और एक बार निश्चित हो जाने के बाद कि इस एरिया के अंदर इस चीज़ की खेती के लिए ये कंपनी आ रही है, प्रचार प्रसार होता है, उस समय आप उनके संपर्क में आ सकते हैं। और उसमें किसानों का समूह अगर आपका पहले से बना हुआ है तो वो ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि आपस में जो जानकारी जो होती है, आजकल तो सब किसान भाई मोबाइल रखते हैं अपने पास में। वो कृषि विज्ञान केंद्र से यहाँ हमारे देश के काफ़ी हज़ारों करोड़ों जो किसान हैं, किसान काल से सेवा केंद्र से जुड़े हुए हैं, उसमें लगातार मैसेज आते रहते हैं। तो इस तरह की जानकारी किसानों को मिलती रहती है। तो आप लोग लगातार अपने मोबाइल से संपर्क में इससे रहिए और आपको उससे जानकारी मिलेगी कौन सी कंपनी किस एरिया में आ रही है और कौन से उत्पाद के ऊपर खेती करना चाह रही है। और अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, उस उत्पाद में खेती करने के बारे में, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर हम चर्चा जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ। अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशे बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, ये बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है। और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। और आज हम बात कर रहे हैं फार्मिंग एक्ट अधिनियम 2020 के बारे में। और आज खास तौर से हमारा जो विषय है वो है किस तरह से आप कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और इसके क्या क्या लाभ हैं। अगर इस संबंध में आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई भी शंका आपके मन में उसे दूर करना चाहते हैं, तो हमें फ़ोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800-11-3060 और 61 ये दोनों ही हमारे नंबर्स हैं। आप इन पर फ़ोन करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे अगले कॉलर हेमराज जी राजस्थान से मौजूद हैं फ़ोन लाइन पर। आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो 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 हेमराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हम ये माल वाल बेचते हैं मंडियों में जी। हेमराज जी, मैं चाहूंगी आप अपने टीवी की आवाज को कृपया करके बंद कर दीजिए और फिर आप अपना प्रश्न साफ आवाज में पूछिए। ये मंडी में माल बेचते हैं हम, तो कम दाम में खरीद लेते हैं जी। हाँ, वो कम दाम में खरीद लेते हैं, तो उसका अपन बाहर की मंडियों में बेचना चाहें तो सही दाम मिल जाए। आपका सवाल जितना मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि आप जब मंडियों में जाके अपनी फसल जो है वो बेचते हैं तो आपको लगता है कि वो कम दाम में जो है वो बिकी है, तो क्या आप बाहर की जो मंडियां हैं या बाहर का जो बाजार है वहां पर जाकर इसे बेच सकते हैं या नहीं? हाँ, यही जानना चाहते हैं? हाँ, यही जानना चाहते हैं। डॉक्टर सिंह, इन्हीं चीज़ों को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने नया कानून लाई है और कानूनों में परिवर्तन भी किया है कि अभी आपके पास बहुत सारे विकल्प हो गए हैं। अगर मंडी में आपको अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है आपकी उपज का, तो भाई आप अपनी उपज को बाहर किसी और को बेच दीजिए। आपके यहाँ मैं जानता हूँ धनिया पैदा होती है 12 में, और 12 में जो है सोयाबीन पैदा होता है। तो आप ये सब ऐसी उपज हैं जिसको आप संविदा खेती या फार्मिंग एग्रीमेंट में भी शामिल कर सकते हैं। तो आप इस सोयाबीन या इन फसलों को जो है, अब बहुत सारे सोपा जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में, जो इसमें एग्रीमेंट में, फार्मिंग एग्रीमेंट में प्रवेश करना चाहते हैं, तो उनके साथ प्रवेश करके आप अपनी उत्पादकता भी बढ़ाइए, उत्पादन लागत भी घटाइए और एश्योर्ड, क्योंकि इस अधिनियम का नाम ही है कि एश्योर्ड मतलब पक्का, सुनिश्चित मूल्य भी पाइए और बाजार भी आपके पास आ गई है, क्योंकि आपको मंडी में जाने की आवश्यकता नहीं है। उसकी फैक्ट्री जहाँ नज़दीक है वहाँ जा कर के माल को अपनी ट्रक ट्राली में डाल करके गिरा दीजिए, या फिर एग्रीमेंट में जैसा आप लिखते हैं, तय करते हैं, आपके घर से वो खरीद करके ले जाएगा। तो आप मंडी पर ही ना निर्भर रहे, मंडी छोड़े नहीं। मेरा फिर अनुरोध है कि मंडी छोड़े नहीं, लेकिन मंडी पर ही ना निर्भर रहे। जितने चैनल आपके पास उपलब्ध हैं, सरकार ने बहु विकल्प उपलब्ध करा दिए हैं। उसका उद्देश्य ही एक ही था कि आपको प्रतिस्पर्धी अधिक मूल्य मिल सके। बिल्कुल। डॉक्टर खेमचंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे अभी हमने विदेशी सब्जियों की बात की थी, यहाँ पर जैविक खेती को भी लगातार जो है वो बढ़ावा मिल रहा है और अब हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि जैविक खेती कर भी रहे हैं, अच्छा मुनाफा भी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन वही बात आती है कि उत्पाद जब वो बाहर बेचने के लिए जाते हैं तब एक उनसे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा मार्क है जिससे कि इसका पता चल सके कि ये जैविक है, ऑर्गेनिक है। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसके अंदर मदद कर सकती है, खासकर हमारे उन किसानों के लिए जो कि जैविक खेती करते हैं? जैविक खेती के बारे में आपने बहुत सही कहा। जो बाजार में जब उत्पाद आता है और जो खरीदार है उसके दिमाग में एक संशय रहता है कि मैं जो ज़्यादा पैसे इसके लिए दे रहा हूँ, वास्तव में जैविक उत्पाद है कि नहीं, इसकी क्या गारंटी है। तो अगर सुविधा खेती के थ्रू ये जैविक खेती होती है तो उसमें जो कंपनी इसको सेल कर रही है फाइनली, जिससे कस्टमर खरीदारी कर रहा है, तो वो ये सुनिश्चित बनाएगा, उसका कुछ क्राइटेरिया होंगे, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैविक खेती जब करनी होती है उसके अंदर किस तरह से उत्पादन करना है उसको, किसान को, तो वो कंपनी ध्यान रखती है कि उसके अंदर ये प्रोसेस उसको अडॉप्ट करना है, उसके अनुसार उत्पाद आएगा। फिर वो कंपनी एक गारंटी देती है जो हमारा खरीदार होगा, उपभोक्ता होगा, कि ये जो उत्पाद है ये जैविक उत्पाद है। विदेशों में ये बहुत पहले से चल रहा था। जो सुपरमार्केट चेन थी उसके अंदर आपका जैविक उत्पाद भी सेल होता था और दूसरा उत्पाद भी सेल होता था। जैविक उत्पाद के ज़्यादा पैसे मिलते थे। भारत देश के अंदर भी अब जैसे जैसे बीमारियां बढ़ रही हैं कई तरह की,
जो हमारा उपभोक्ता जागरूक हो रहा है और काफ़ी उपभोक्ता ज़्यादा दाम देने को तैयार है। इसमें ज़्यादातर जो फल और सब्जियां जो हैं या दूध भी इसके अंदर आ रहा है अभी जो है, इसके जैविक उत्पाद का काफ़ी मूल्य में फ़र्क है। कम से कम 30, 40, 50% तक मूल्य में फ़र्क आ रहा है। मैंने तो काफ़ी जगह देखा है, देसी घी जैसे बाज़ार में 1200-1500 रुपये किलो में सेल हो रहा है और सामान्य घी 500 रुपये किलो में बिक रहा है। सब्जियों और फलों के अंदर भी दुगना फ़र्क है। तो उपभोक्ता है, पैसा देने को तैयार है, बशर्ते उनको गारंटी मिले कि जो चीज़ हम खरीद रहे हैं वो वास्तव में जैविक उत्पाद है कि नहीं है। तो किसान के स्तर पर ये गारंटी देना बहुत मुश्किल है। एक छोटे स्तर पर जब एक कंपनी इसको सेल करेगी, मार्केटिंग की टैक्टिक्स उसको पता होती है, तो वो गारंटी उपभोक्ता को भी होगी कि मैं इसके लिए दाम दे रहा हूँ तो सही दाम दे रहा हूँ। इस तरह से कंटेंट फार्मिंग जो है, किसान को भी फायदा होगा, वो ऑर्गेनिक जो उत्पाद पैदा करेगा उसको ज़्यादा दाम मिलेगा, उधर से उपभोक्ता को भी फायदा होगा कि वो खरीदारी कर रहा है, ज़्यादा पैसा दे रहा है, तो वास्तव में सही उत्पाद उसको मिल रहा कि नहीं मिल रहा। इस तरह से देश की जरूरत भी है जैविक उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने की, और उसमें एक्सपोर्ट की काफ़ी संभावनाएं हैं। बाहर यूरोप के देश हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जो विकसित देश हैं, उनको जरूरत है इस तरह के उत्पाद की। जैसे तिल का मैं उदाहरण दूंगा, आपका राजस्थान में तिल काफ़ी होता है, और ये जो आपका जो यूरोपियन देश है, इसके अंदर जो डबल रोटी या ब्रेड हम बोलते हैं, उसमें तिल का काफ़ी यूज होता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट राजस्थान में कोई पेस्टिसाइड वगैरह यूज नहीं करता है, और काफ़ी मात्रा में कंपनियां इसमें आई तिल के अंदर, उन्होंने किसानों से खरीदारी की, अच्छे दाम पर खरीदा उसको और बाहर एक्सपोर्ट किया। इस तरह से हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहाँ भी काफ़ी जो सिक्किम है, मेघालय है, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक उत्पाद या जैविक उत्पाद की उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है और उनको उन चीज़ों का अच्छा दाम मिलता है। और डेफिनेटली इसमें जब कंटेंट फार्मिंग के थ्रू कंपनियों, क्योंकि उनका एक मार्केटिंग की टैक्टिक्स अच्छी होती है उन लोगों की, एक आम किसान इसको नहीं कर सकता है, तो उसके थ्रू हम ये ज़्यादा फायदा किसान भाई उठा सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ लखन पटेल जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से मौजूद हैं फोन लाइन पर, आइए उनका सवाल भी शामिल करें। हेलो हेलो लखन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। दामोह से बात कर रहे हैं आप, अपना प्रश्न पूछिए। अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए लखन जी, फिर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ मैडम, हमारा प्रश्न ये है कि जैसे हमारे यहाँ दमोह जिला में चना की खेती होती है। जी जी मैडम जी। जी बताइए, चना की खेती होती है आपके यहाँ, इसके संदर्भ में क्या जानना चाहेंगे? तो उसमें क्या, जैसे हम लोगों ने कांटेक्ट कर लिया किसी भी कंपनी से, शासकीय कंपनी। लखन जी आपसे मैं निवेदन कर रही हूँ, बार बार अपने टीवी की आवाज को अगर आप बंद कर देंगे तभी हम आपका प्रश्न तो साफ आवाज में सुन पाएंगे। तो वो खरीदने के लिए वो कहने जिसमें 2% है या 5%। समझ गया उनकी बात। जी डॉक्टर सिंह, आप समझ गए उनका प्रश्न? जी बताइए। जो ये कह रहे हैं, बिल्कुल ये समस्या थी कि होता क्या था पहले वाले, जिसे हम इनफॉर्मल संविदा कहते हैं, कि संविदा हो गई, अब खरीदार को देखा भाई इसका तो मार्केट में, बाजार में कीमत नीचे चली गई है, तो कोई ना कोई बहाना करना है कि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, इसमें दागी ज़्यादा है, इसलिए हमें नहीं लेना है। इसलिए इस समस्या को इसमें अच्छी तरीके से एड्रेस किया गया है। कैसे किया गया है कि जब आप कंपनी के साथ समझौता करें, समझौता लिखा जाए, तो उसमें वो कंपनी कानूनन तौर पर बाध्य है कि उसमें एक अशेयर को भी नाम लिखेगी कि कौन आदमी इसकी क्वालिटी को बताएगा कि खेती करते समय, खेती के बाद, कि ये किस क्वालिटी का आपने मान लीजिए चने में लिख दिया कि 7%, 8%, 10% मॉइस्चर हम खरीदेंगे, ठीक है, तो ये जिम्मेदारी थर्ड पार्टी की, खरीदार की नहीं है। वो थर्ड पार्टी बताएगा कि जितना संविदा में लिखा है, जितना आपके एग्रीमेंट में लिखा है वही है कि नहीं है, तो वो खरीद के लिए बाध्य होगा। वो कोई भी हिला हवाली नहीं कर सकता है कि आप में मॉइस्चर नहीं, कम है, ज़्यादा है, आप में कोई और कमियां हैं। तो इस चीज़ से किसान भाई बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। ये चूंकि अधिनियम में ही व्यवस्था कर दी गई है, तो जो अधिनियम में व्यवस्था कर दी गई है वो एग्रीमेंट में करना ही करना पड़ता है। बिल्कुल। और इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो के साथ।
वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं फार्मिंग एक्ट अधिनियम 2020 में ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसके संबंध में। अगर आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो बेहिचक हमें फ़ोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। बस आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, जब भी हमें फ़ोन करें कृपया करके अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखें, उसे म्यूट पर रखें, तभी हम आपका प्रश्न साफ तौर पर अपने स्टूडियो में सुन पाएंगे और जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। बद्रीलाल जी हमारे साथ चित्तौड़गढ़ राजस्थान से मौजूद है फोन लाइन पर। हेलो। हाँ जी बद्रीलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये अभी की फसल है जो एमएसपी रेट से गवर्नमेंट ने निकाली, वो रेट खरीद स्टार्ट हो जाएगी इस साल, नहीं होगी? जी डॉक्टर रबी की फसल जी नहीं, आप रबी की फसल में कौन सी फसल ले रहे हैं? कोई रबी का तो बहुत बड़ा ग्रुप है ना फसल का। आप किसी एक फसल के संबंध में जानना चाहते हैं? जी हाँ, फोन लाइन जो है मक्का के बारे में। मक्का ठीक है। आप जानते हैं कि मक्का इस समय 1200, 1100, 1124, 1200 रुपए में बिक रहा है और एमएसपी इससे कहीं ज़्यादा है। तो अब आप जानते हैं कि ये ऐसी उपज है जिसका बहुत सारे उद्देश्यों के लिए पैदा किया जाता है। पोल्ट्री के फीड से खिलाने से लेकर के भुट्टा बनाने, उसको भूनने और तमाम स्वीट कॉर्न, विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो यदि आपको मेरा यही सुझाव है कि आप परंपरागत चीज़ों से थोड़ा सा हटें और जो संविदा खेती की बात, फार्मिंग एग्रीमेंट की बात यहाँ पर हो रही है, सरकार ने एक बढ़िया कानून लाया है जो कि सुविधा बनाएगा आपके लिए, फैसिलिटेट करेगा। आप उनके साथ जुड़िए। जुड़ने के लिए ये बार बार आ रही है, हम लोग भी इसको चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इन खरीदारों को किसानों से जोड़ा जाए। तो इसके लिए हम लोग खुद चर्चा करके कि जो खरीदार लोग हैं, जो कंपनी के लोग हैं, उनको हम लोग जो कहाँ पर क्लस्टर्स हैं किस उपज के, उनको हम लोग खुद उपलब्ध कराएंगे। एक प्रकार से एक दूसरे में ब्रिज का जोड़ने का काम करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आपसे और सभी किसान भाइयों से कि एमएसपी के ही भरोसे ना रहें। एमएसपी तो है ही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो। तो आप अधिकतम मूल्य के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? तो आप उसका अधिक से अधिक मूल्य पाएं, उसका रास्ता आपके सामने है।
ये खेती। इस तरीके से आप एग्रीमेंट करें और बुआई के समय ही फिक्स कर लें कि भैया एमएसपी से नीचे हमको नहीं देना है, तो आपकी एमएसपी तो पक्का हो गई ना, उसके ऊपर बोनस मिले या प्रीमियम प्राइस मिले तो और भी मिलेगा। बिल्कुल। और क्योंकि अब हमारे पास समय कम है तो कुछ ऐसी भ्रांतियां भी हैं जो कि हमारे किसानों के मन में उठ रही हैं और मैं चाहूंगी कि हम उनका भी जो है उसके बारे में भी बातचीत कर लें। डॉक्टर खेमचंद जी, मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जिनको ये भ्रांति है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के बाद जो उनकी ज़मीन है उस पर कब्जा कंपनियों का हो जाएगा, तो ये किस हद तक सही है या केवल ये भ्रांति है और किसानों को इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है? आपने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये जो भ्रांतियां हैं इसे काफ़ी ऐसे लोग फैलाते हैं जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं और जो नए कानून हैं इससे जो किसानों को फ़ायदा होने वाला है उसको नहीं होने देना चाहते हैं। कंट्रैक्ट फार्मिंग में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, जो भी किसान इससे कंपनी के कंट्रैक्ट में आएंगे उसमें किसी भी तरह से जो ज़मीन होगी उसमें कंट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद में वो कंपनी का कब्जा नहीं होगा, वो किसान की ही ज़मीन रहेगी। बहुत स्पष्ट रूप से इसमें समाचार के माध्यम से भी और उसमें जो स्पष्ट रूप से वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, किसी भी तरह से किसान इसमें अपनी ज़मीन नहीं खोएगा। सिर्फ ये है कि किसान उस कंपनी के कंट्रैक्ट में रहेगा अच्छे बीज के लिए, अच्छी खाद के लिए, अच्छी तकनीकी जानकारी के लिए, जिससे कि जिस तरह का उत्पाद कंपनी को चाहिए वो उत्पाद उसको मिल सके, क्योंकि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को प्रोसेस करने के लिए एक ही क्वालिटी का उत्पाद चाहिए। वो तभी निश्चित हो सकता है जब किसान उसकी तकनीकी जानकारी के हिसाब से उस खेती को करेगा। मान लो कोई पोटैटो चिप्स का प्लांट लगाया है तो उसको एक स्पेशल क्वालिटी का पोटैटो आलू उगाना चाहिए, तो आलू उसको किसान से उगाने के लिए बीज देगा और तकनीकी जानकारी देगा। अब मान लो उसके संपर्क में 300, 400, 500 किसान हैं, वो जब उसका कंट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, आलू उसको बिक जाएगा, तो ऐसा नहीं कंपनी उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लेगी। किसी तरह से किसान को इस भ्रांति में नहीं रहना चाहिए और सरकार इसके बारे में किसानों के हित में काम कर रही है, काफ़ी जागरूक है और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा जो नए अधिनियम सरकार ने बनाए हैं उसमें कंट्रैक्ट फार्मिंग और प्रोसेसर्स को, वैल्यू चेन को किसान डेवलप करना, सरकार डेवलप करना चाह रही है, उसमें सरकार के साथ हाथ मिला के चले और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं। परंपरागत खेती से अब ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है और एमएसपी के भरोसे भी ज़्यादा समय तक किसान नहीं रह सकते हैं। आपको परंपरागत खेती छोड़ के अलग तरह की खेती करनी पड़ेगी और सरकार, क्योंकि इसमें अब मंडी को जो पहला अधिनियम है उस मंडी से हटके आपको एक नया जो दूसरा कानून बनाया गया जिसमें होलसेलर्स हैं, प्रोसेसिंग प्लांट वाले सीधा आपसे परचेज कर सकते हैं या एग्रीमेंट कर सकते हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, तभी आपको एक नई तरह की खेती करेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा और जो प्रोसेसिंग वाले प्लांट वाले जो हैं उनको भी एक जगह से ज़्यादा उत्पाद मिलेगा, जिसको CBB हो, क्लस्टर बेस्ड जो हम खेती की बात करते हैं। एक जगह क्लस्टर होगा, ज़्यादा उत्पाद होगा, तभी कंपनी वहाँ पर आएगी। अगर एक दो किसान ही करेंगे तो वो कंपनी भी वहाँ पर नहीं आएगी। जब तक ज़्यादा उस प्लांट की जो कैपेसिटी होगी उस कैपेसिटी को पूरा करने के लिए कुछ ज़्यादा मात्रा में किसान एक साथ नहीं होंगे, तभी फायदा होगा। बिल्कुल। और इसी के साथ आइए कार्यक्रम में जो हमारा आखिरी कॉल है उसे शामिल करते हैं। विक्रम जी हमारे साथ मौजूद है नारनौल हरियाणा से। हेलो विक्रम जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैम मेरा एक सवाल है, मेरे और तो सब बातें समझ में आ रही हैं जी, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही। जो अपने सरकार ने जो नए कानून लाई है 3 जी, इन कानून में MSC का मेंशन किया है, भाई MSC से नीचे भी एजेंसियां नहीं खरीदेंगी। जी डॉक्टर सिंह, आपने तीनों कानूनों का हवाला दिया है, तो अगर पहले जिसे आप फार्मर्स ट्रेड कॉमर्स एक्ट कहते हैं, अधिनियम कहते हैं, उसमें तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये MSP से कुछ इसका लेना देना नहीं है। MSP जैसे थी वैसे चलती रहेगी। दूसरी बात शायद आप कह रहे हैं इस फार्मिंग एग्रीमेंट का, कि जो जिसे हम संविदा कृषि या फार्मिंग एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, कि उसमें ये लिख दिया जाता कि MSP के नीचे एग्रीमेंट नहीं होगा। आपका कथन ये है। मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि देश में किन फसलों पर MSP है। 23 प्रमुख फसलों पर MSP है और संविदा कृषि किसमें होती है? आप प्याज पर MSP है? होती ही नहीं है। बैगन सब पर MSP है? होती ही नहीं है। बासमती राइस पर है? होती ही नहीं है। जिन फसलों पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, जिन फसलों पर फार्मिंग एग्रीमेंट होता है, उसमें MSP नहीं है।
और आप क्यों सोचते हैं कि हम अपनी एमएसपी ही तय करेंगे? आप तो जब एग्रीमेंट करते हैं तो उनसे एक उसमें लिखा हुआ है कि आपके एग्रीमेंट करते समय उसमें एक एनेक्सर अनुलग्नक लगेगा कि प्राइस फिक्स करने के लिए, आपका कीमत फिक्स करने के लिए ये तरीका अपनाया जाएगा। तो जो जिसे हम गारंटीड प्राइस कहते हैं, मिनिमम प्राइस कहते हैं, तो आप मिनिमम प्राइस के लिए कहिए कि नहीं, हम तो इससे नीचे नहीं इस एग्रीमेंट करेंगे। तो जब आप नहीं करेंगे तो एग्रीमेंट तो जैसा बात हुआ था कि म्यूचुअल होता है, आपस में होता है, तो वन साइडेड तो नहीं होगा ना जी। बिल्कुल, तो आपको एमएसपी से ऊपर ही मिलेगा चीजें। बिल्कुल। और इसी के साथ मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ आए और इस विषय के संबंध में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और इतनी विस्तार से दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारे आज के लाइव हेलो किसान कार्यक्रम में केवल इतना ही। अब आपको बता दें कि हमारे अगला जो विषय है वो क्या होने वाला है। हमारा अगला विषय रहेगा सरसों में समसामयिक कार्य, और कल हम बात करेंगे गेहूं की बुआई और प्रबंधन के बारे में। और इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आप कोई भी प्रश्न हमें पहले से भेजना चाहते हैं तो ईमेल आईडी नोट करें। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। फेसबुक के जरिए अगर जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां भी आप अपने प्रश्न में लिख सकते हैं। और दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक, जिसका नंबर है 1800-113-060। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। और कुछ बनना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ हमारे गांव के बच्चे को शिक्षा और चिकित्सा का अधिकार मिले। मुझे मेरे गांव का विकास करना है। इस गांव में रखाई क्या है? मुझे तो शहर जाना है और बड़ा आदमी बनना है। हमें तो सिर्फ पैसा कमाना है। रास्ता सीधा हो या टेढ़ा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। किसके रोके रुका है सवेरा, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी किसान चैनल पर। अपने वातावरण को पूरी तरह साफ रखें, हरित दिवाली की तरफ अपने आप को ध्यान केंद्रित करके रखें। फूलों से सजाएंगे, दियों से सजाएंगे और घर पे खाना बनाएंगे। दूरदर्शन किसान परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। धरती को बचाएं, ग्रीन दिवाली मनाएं। विचार विमर्श में शुक्रवार 13 नवंबर रात 10 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सांप पे हमला मगर किया किसने? पता नहीं चाची। तुम्हारी मम्मी तुम पे कैसे हुक्म चलाती है जे? ये है सोलर वाटर पंप। इससे बहुत सारे फायदे हैं। सरकार का लक्ष्य है हर राज्य में कृषि के लिए सब्सिडी के आधार पर सोलर पंप प्रदान करना। नई सोच सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे देखिए सिर्फ डीडी किसान पर। इस दिवाली कोविड को हराएंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, महकते फूलों संग दिवाली मनाएंगे। इस दिवाली आइए धरती को बचाएं और ग्रीन दिवाली मनाएं। देखिए दूरदर्शन किसान पर विचार विमर्श 13 नवंबर शुक्रवार को रात 10 बजे। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।